साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कैसा है। और देखो भाई, परेशान मत हुआ करो, जीवन में सबके संकट है, पर संकट का सामना हमने ढंग से कर लिया, मजबूती के साथ कर लिया तो निश्चित तौर पर हम सफल हो जाएंगे। अगर हम संकट का सामना ढंग से नहीं कर पाए तो हम किसी भी रूप में जो है सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा छोटा सा आप सबसे निवेदन है कि अपने केस पर फोकस करो, पॉइंट्स बनाते हुए चलो, रिसर्च प्रॉपर करो और निश्चित तौर पर आप अपना पक्ष अगर एज पर लॉ रख पा रहे हो तो निश्चित तौर पर अपन सफल भी होंगे ही होंगे। साथियों, आज की कक्षा का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें 2 पार्ट्स में वीडियो डिस्कस होगा। पहला पार्ट है कि एलिस्ट ऑफेंस एंड कॉग्निजेंस और दूसरा है इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू क्वेश द प्रोसीडिंग इन केस द कॉग्निजेंस हैज़ बीन टेकन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये वर्ड्स कहना आसान है, बट जब एक बड़ी कोर्ट इन पर इंटरप्रिटेशन करती है तो वो क्या क्या बिंदु दिमाग में लेते हुए चलती है उसको भी समझना ज़रूरी है, ताकि हम ऐसे बिंदुओं पर अगर प्रॉपर वर्कआउट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफल हो पाएंगे। अदरवाइज़ हमारे राइट्स यूजुअली जो है अफेक्ट होंगे या हम कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होंगे। अल्टीमेटली हमें इन चीज़ों का नुकसान जो है भुगतना पड़ेगा। तो कहने की बात ये कि चीज़ों को सिंपल करके रखो, इतना सिंपल कि कोई बच्चा भी चीज़ को समझ जाए, उस पर आसानी से अटैप ऑन करे और उसके साथ साथ जो है वो वर्कआउट कर सके। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके राइट से जो है वो जुड़ा हुआ है। वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, ताकि जब भी मैं कोई चीज़ को समझाऊँगा और उसके अनुसरण में आपको कैसे अटैप ऑन करना है ये बतलाऊँगा, तो आप भी अपने केस पर अगर ऐसा वर्कआउट करेंगे तो इसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे और संभावना भी इस बात की बढ़ जाएगी कि हम एक बेहतर रिजल्ट जो है कंसर्न कोर्ट से जो है वो ऑब्टेन कर सकें। तो साथियों, मैं जो बात कहता हूँ, ये समझाने का प्रयास करता हूँ, वो मेरा अपना विचार नहीं है। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द लीगल पॉइंट्स। तो जो भी जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, जो इस सिनेरियो में काफ़ी हद तक आपके राइट्स को सिक्योर करते हुए ये स्पष्ट करता है कि इस तरह के राइट्स कैसे एक्सरसाइज होंगे, तो वहाँ पर हमें चीज़ों को समझना भी है, उनको नोट डाउन भी करना है और साथ साथ एक ख़ास बात, इस पॉइंट को भी समझना होगा कि अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है हमारे खिलाफ और उसी बिंदु पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से आप बरी हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्सोनरेशन, तो उस सिनेरियो में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है क्रिमिनल केस पे, ये भी मैं डिस्कस करूँगा आज के अध्याय में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है ये रिसेंट है, पटना हाई कोर्ट का है, 14 सितंबर 2023 का जजमेंट है और सुधीर प्रसाद साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इस जजमेंट का जो है वो नाम है। इस केस में क्या हुआ था कि जो पिटिशनर है या जो अक्यूज्ड है ये मूव हुआ था फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ द कॉग्निजेंस ऑर्डर। यूजुअली हम एफआईआर के लिए मूव करते हैं क्वेश्चनिंग, बट अगर कॉग्निजेंस का आदेश है तो उसके लिए भी आप क्वेश्चनिंग मूव कर सकते हैं। पर यूजुअली एडवाइस क्या होता है कि अगर क्वेश्चनिंग के लिए मूव कर रहे हैं आप किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए और वो ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट का, तो वी हैव टू गो बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय द वे ऑफ रिवीजन। पर अगर ऑर्डर ही स्पेशल जज ने पास किया है, क्योंकि स्पेशल जज जो बनते हैं ये सब यूजुअली होते हैं सेशन जज रैंक के या एडिशनल सेशन जज रैंक के, तो इनकी अपील या रिवीजन जो है ये जाती है हाई कोर्ट में। पर चूँकि एंटी करप्शन के मामलों में रिवीजन लाई नहीं करती, तो बेटर कोर्ट्स क्या है टू फाइल द पिटिशन फॉर क्वेश्चनिंग एज पर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एज पर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। क्लियर हो गया आपको। इस केस में क्या हुआ था कि जो स्पेशल कोर्ट था इसने लिया था प्रसंज्ञान, इट इज़ कॉल्ड कॉग्निजेंस, और इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, बट इसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है 190 CRPC में कि कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। पर कॉग्निजेंस को हम समझते हैं कि कोर्ट जब नोटिस जारी करता है, प्रोसेस जारी करता है, तो उस प्रक्रिया को जो है हम एक सामान्य भाषा में कहते हैं कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया। अब ये मैटर कोर्ट के संज्ञान में है। क्लियर है। इस केस में जो संज्ञान लिया गया था वो सेक्शन 420, 465, 467, 468, 471, 477A, 120 भी IPC में लिया गया था। इसके साथ साथ 13(1)D और 13(2) PC Act को भी जोड़ा गया। अपरेंटली अगर अपन इस केस को देखते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि इस मामले में चीटिंग भी है, सिंपल फॉर्जरी भी है, स्पेशल फॉर्जरी मीन्स फॉर्जरी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग भी है, और जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट बने उसको एज ए जेन्युइन यूज़ भी किया गया है। इसमें कई लोग शामिल थे इसलिए 120 भी जोड़ा गया है, और इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, जिस कारण उन्होंने अपना मिसकंडक्ट किया, वैल्यूएबल गेन लिया और कई लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाया। तो 13(1)D और 13(2) PC Act को भी जो है यहाँ पर ऐड किया गया है। क्लियर हो गया। साथियों, मोटी मोटी बात आप समझना कि जो
कंसर्न अक्यूज्ड है उसका जो आउटसेट पे जो आर्गूमेंट है, जिसको कहते हैं बेहतरीन आर्गूमेंट एट द इंसेप्शन, उसका कहना है कि ऑर्डर ऑफ टेकिंग कॉग्निज टोटली इलीगल, इट इज़ परवर्स एंड इंडिकेटिंग द नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यह आपको बात में स्पष्ट कर दूं, कई बार ऐसा होता है कि जज जो है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पास करते हैं, माइंड अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, जल्दबाजी में रूटीन में ऑर्डर करते हैं और भुगतना जो है हमको पड़ता है, फिर हमको हायर कोर्ट में जाना पड़ता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जुडिशियल अधिकारी हो, दे हैव टू पास अ रीजन ऑर्डर, इफ दे आर नॉट पासिंग इट इज़ टोटली बैड एंड परवर्स। और मैं से कई एग्जाम्पल अजमेर में रोज़ देखता हूँ कि ऑर्डर जो है वो रिमांड बैक होते हैं, बट उस यात्रा को करने में पक्षकारों का टाइम, उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक खप जाती है। क्लियर है। साथ ही उसका सबमिशन ये था कि जो ये प्रेसिडेंट एफआईआर है ये आउटकम है ऑफ द रिपोर्ट या ऑफ द कंप्लेंट जो कि इंस्टीट्यूट की गई थी बाय द कंप्लेंट, एलिजिंग दैट ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द विजिलेंस कमेटी ऑफ ग्राम पंचायत, फर्दर द दी देन मुखिया एंड द दी देन पंचायत सेक्रेटरी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 26/3/2003 को उसने इन्फॉर्म करा बीडीओ को दैट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गवर्नमेंट राइस, मतलब सरकारी चावल, इज़ बीइंग टेकन फॉर ब्लैक मार्केटिंग। और जब भी किसी आवश्यक वस्तु की ब्लैक मार्केटिंग होगी तो यहाँ पर एक एक्ट लगता है, इसको कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। और बीडीओ ने जो है इंक्वायरी दे दी वेटरनरी डॉक्टर को, बट देयर आफ्टर नथिंग वॉज डन नियरली फॉर 1 ईयर। उसका कहना ये कि नो इंक्वायरी रिपोर्ट वॉज रिसीव्ड फॉर 1.5 ईयर। और उसके बाद बीडीओ ने करीबन 2 लेटर जो है लिखे, एक लिखा 15/7/2004 को और सेकंड लिखा 28/4 को कंसर्न एसएचओ को कि वो एक प्रॉपर एक्शन जो है इस मैटर में लें, बट कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंप्लेनेंट जो है उसे 11/3/2005 को एक रिपोर्ट दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसने कोई इंक्वायरी होल्ड किए बगैर सीधे एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर कर दिया और एफआईआर जो है फाइनली इंस्टीट्यूट हो गई। तो कुल मिलाकर का कहना है कि सबने जो एक्ट किया है वो एक्ट जो है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। भाई इनिशियली जो इंक्वायरीज थी वो तो ड्रॉप हो गई और बाद में इंक्वायरी होल्ड ना करके सीधी जो है इस मामले में उन फैक्ट्स को अनदेखा करते हुए एफआईआर के जो है ऑर्डर कर दिए। अपैरेंटली इट इज़ इंडिकेटिंग द इलीगल एक्शन, द परवर्स एक्शन, द एक्शन विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द कंसर्न अक्यूज पिटिशनर। तो ये मजबूत आर्गूमेंट है, इस तरह की प्लीडिंग्स को देखना चाहिए और रखना चाहिए ताकि जब भी हम आर्गूमेंट कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत जो है नहीं है। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, उनका ये भी कहना है कि जो एलिगेशन एफआईआर में उसको हम करते हैं बेयर पेरूजल या प्रीमा फेशिया पेरूजल या नेकेड पेरूजल। इट वुड बी मैनिफेस्ट दैट एलिगेशंस जो हैं अगेंस्ट द कंसर्न पिटिशनर इज दैट FIR was not instituted based on a letter written by BDO. It is further submitted that even presuming what has been alleged is true without admitting whether non-institution of the FIR would lead to a criminal prosecution or the petition has to dealt on the administrative side, it is submitted that in the nature of allegation as alleged, prima facie no case is made out against the petition. It is submitted that certain dates would be relevant for proper adjudication of the case. तो यहाँ हम इसको पढ़ते हैं और वापस से जो है समझने का प्रयास करते हैं कि बेयर पेरूजल अगर हम करते हैं एफआईआर का तो ऐसा दिखाई देता है कि जो एलिगेशन है अगेंस्ट द अक्यूज वो ये है कि एफआईआर जो है उसने इंस्टीट्यूट नहीं करी। जब बीडीओ उसके संज्ञान में फैट लेके आया कि सरकारी राइस का या सरकारी चावल का दुरुपयोग हो रहा है या उसका ब्लैक मार्केटिंग जो है हो रहा है, और उसने कहा कि अगर ये मान भी लें कि ये एलिगेशन जो है बिल्कुल ट्रू है और नॉन इंस्टीट्यूशन ऑफ द एफआईआर वुड लीड टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और वुड लीड टू एक्शन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, बट इसके बावजूद भी कोई क्रिमिनल एक्शन जो है मेरे विरुद्ध या अक्यूज के विरुद्ध जो है वो नहीं लिया जा सकता क्योंकि कोई क्रिमिनल केस जो है या मेड आउट नहीं हो रहा है। और कुछ फैक्ट्स पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। उनका कहना है कि पिटिशनर जो है ये अपॉइंट हुआ था एज अ सब इंस्पेक्टर इन द पुलिस इन द ईयर ऑफ 1994 और इस एफआईआर तक उसका सर्विस रिकॉर्ड जो है बिल्कुल क्लीन रहा है, कोई ब्लेम नहीं उसके ऊपर। उनका सबमिशन है कि पुलिस कैडर जो है उसको अलाउड हुआ था स्टेट ऑफ झारखंड के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि 1/9/2004 से कंप्यूटर अथॉरिटी जो पिटिशनर की वो है स्टेट ऑफ झारखंड एंड डेफिनेटली नॉट द स्टेट ऑफ बिहार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोट रखो। लर्नेड काउंसिल जो थे पिटिशनर के, उनका सबमिशन ये कि फ्रॉम द पेरूजल ऑफ द एलिगेशन एज एलिज्ड इन द एफआईआर, उनका सबमिशन ये है कि अगर हम पेरूज करते हैं एलिगेशन जो कि एफआईआर में एलिज्ड हैं तो ये क्लियर होगा
कि जब फर्स्ट लेटर रिटर्न करा था BDO ने टू द पिटिशनर, उसकी तारीख थी 15/7/2004 और वापस से जो लेटर लिखा उसकी डेट थी 28/7/2004। उनका ये भी सबमिशन है कि 15/7/2004 से 21/7/2004 तक कंसर्न जो अक्यूज़ है वो था सैंक्शन लीव पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो ड्यूटीज़ को अवॉइड नहीं कर रहा है, पर ऐसा शो किया जा रहा है कि वो ड्यूटीज़ को अवॉइड कर रहा है। दस व्हेन द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन इट मीन्स ऑन 15/7/2004 द पिटिशनर वॉज ऑन सैंक्शन लीव, जिस कारण लेटर जो है उसकी नॉलेज में नहीं आया और ये फैक्ट था अनकॉन्ट्रोवर्टेड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेटर है 28/7/2004 का वो एक्सकेप्ट हो गया फ्रॉम द अटेंशन ऑफ द पिटिशनर सिंस ही वॉज इन प्रोग्रेस ऑफ गेटिंग अलोकेटेड टू स्टेट ऑफ झारखंड। 1/9/2004 को पिटिशनर को स्टेट ऑफ झारखंड जो है वो अलोकेटेड हुआ था। क्लियर हो गया। बात ये कि जो FIR कटी है उस समय जो पिटिशनर है वो स्टेट ऑफ झारखंड में जो पुलिस कैडर था उसमें वो अलोकेट हो चुका था। As such, officer posted in the concerned police station after the petitioner were also equally responsible for not instituting the FIR। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तर्क जो है रखा गया कि बाद में जो लोग आए उन्होंने FIR फिर क्यों नहीं काटी, तो उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। तो ऐसा लगता है कि FIR जो है वो मेलाफाइड है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बट देन द ओनली द पिटिशनर केम टू बी इम्प्लीकेटेड इन द प्रेजेंट केस, जिस कारण जो प्रेजेंट पिटिशनर है उसका इम्प्लीकेशन बायस दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब पिटिशनर का अलोकेशन ही स्टेट ऑफ झारखंड में हो गया एंड ही वेंट बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो जो कंपेटेंट अथॉरिटी है वो स्टेट ऑफ झारखंड है या उसका ऑथराइज पर्सन है, जिस कारण एज पर सेक्शन 19 स्टेट ऑफ बिहार जो है अब ऑथराइज नहीं है सेंक्शन ग्रांट करने के लिए भी। उनका ये भी कहना है कि पिटिशनर जो है उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली, जिन चार्जेस पर उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली उन्हीं चार्जेस पर वर्तमान केस है। डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है एंड चार्जेस हैज़ बिन एक्सोनरेटेड, और जिसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है पेश किया रिकॉर्ड के ऊपर पे सप्लीमेंट्री एफिडेविट ज़रूरी होता है। उनका सबमिशन है कि डिपार्टमेंट भी ये चार्जेस प्रूव नहीं कर पाया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो होती है बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल पे, जिस कारण वर्तमान प्रोसीडिंग्स को जो सेम फैक्ट्स पर बेस्ड है इट वुड बी अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, strict rule of evidence, and that's why the proceedings are liable to be quashed, and he relied on judgment of P.S. Rajia versus State of Bihar, जिसमें यही प्रिंसिपल था। The short question that arises for our consideration is that whether the respondent is justified in pursuing the prosecution against the appellant under section 5 subclause 1 subclause A of Prevention of Corruption Act, notwithstanding the fact that on the identical charge the appellant was exonerated in departmental proceeding। यहाँ पर उत्तर जो है नेगेटिव में दिया गया कि अगर डिपार्टमेंटल एक्शन में आप एक्सोनरेट हो गए हो तो उसी फैक्ट्स पर जो कार्रवाई चल रही हैं इन द क्रिमिनल कोर्ट, ये कार्रवाइयाँ गलत हैं एंड दे आर लायबल टू बी क्वेश्ड बीइंग द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर कोर्ट ने जो है एक चीज़ और देखी, जो लर्नेड काउंसिल हैं उन्होंने कुछ और जजमेंट्स को भी जो है रिलाई किया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जो है उन्होंने क्वेश्चन करने की मांग करी। उनका कहना यह है कि जो नेचर ऑफ एलिगेशन है उससे कोई केस मेड आउट नहीं हो रहा है। FIR जो है वो डिलेड है, मोटिवेटेड है जस्ट टू हैरेस द कंसर्न पिटिशनर अक्यूज। ये FIR जो है लॉन्च की गई है विच इज़ लायबल टू बी क्वेश्चन सेटिस्फाइड। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो काउंटर एफिडेविट फाइल हुए हैं स्टेट के द्वारा उसमें स्पष्ट आता है कि जो कंसर्न्ड अक्यूज्ड है वो स्टेट ऑफ झारखंड का एम्प्लॉई है सिंस 1/9/2004, जिस कारण जो स्टेट ऑफ बिहार उसका कोई जुरिडिक्शन इस सब्जेक्ट में नहीं है। यहाँ पर जो लर्नेड काउंसिल थे पिटिशन का उनका भी सबमिशन है कि जो BDO था वो भी इस केस में मुलजिम है। उसने क्वेश्चन मूव करा और ऑनरेबल कोर्ट ने 12/12/18 को वाइट ऑर्डर डेटेड 13/2/17 उस प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन कर दिया और इसका केस जो है उससे डिफर नहीं है। इसके अलावा एक तरफ ये भी था कंसर्न पिटिशनर का कि जो BDO है उसके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई थी और उसने क्वेश्चन के लिए मूव करा और ऑनरेबल कोर्ट ने उसके संदर्भ में भी जो कॉन्वीनियंस काउंटर था उसको क्वेश्चन कर दिया और हमारा केस से भिन्न नहीं है और कोई केस ही मेड आउट नहीं हो रहा। तो कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि जो इंटरिम प्रोटेक्शन जो ग्रांट किया गया पिटिशनर को वाइट ऑर्डर 4/5/2023 वो जो है कंटिन्यू रहेगा। तो कोर्ट ने अपने आदेश में ऑब्जर्व किया कि जो इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया था कंसर्न अक्यूज को दिनांक 4/5/2023 के ऑर्डर के जरिए वो कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है। तो कुल मिला के बड़ी राहत जो है ये मिली है अक्यूज को। साथियों आज के अध्याय में हमने 3 बातें जो है सीखी। सबसे पहली बात, केस कितना ही बड़ा हो अगर प्लीडिंग प्रॉपर है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2, अगर अन्य किसी अक्यूज़ को या को अक्यूज़ को फ़ायदा मिला है और आपका रोल उसके बराबर या उससे कम है तो रूल ऑफ पैरिटी पे आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरी बात है कि डिपार्टमेंटल एक्शन है और उसी ग्राउंड्स पर अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट
तो इस पॉइंट को आपको तब रखना चाहिए कि जब आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से एक्सोनरेट या उससे जो है उन्मोचित हो चुके हो, अन्यथा ना रखें। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, केस को सिस्टमेटिक तैयार करें और अगर कोई लॉ पॉइंट है तो उसको जरूर जो है रिलाई करें, तो आपको राहत मिलेगी जैसे इस अक्यूज को जो है मिली। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।